हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और जो कि सेक्शन 403 में दिया हुआ है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड थेफ्ट। तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है हम इसको देखते हैं, इससे समझ में आएगा। कहता whoever dishonestly misappropriates, और उसमें क्या था, whoever intentionally and dishonestly takes या moves, यहाँ है misappropriates, मतलब अपने यूज में ले लेता है, अपने पास रख लेता है, या कन्वर्ट टू ही ओन यूज मीन्स अपने यूज में कर लेता है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वह हो गया डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन उसमें क्या था चोरी में कि whoever takes या moves इंटेंशनली, है ना, उसको मूव करता है या टेक करता है इंटेंशनली से विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें कहता है डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट करता है, मीन्स पहले टैक्स किया हुआ वो डिसऑनेस्टली न भी हो सकता है, वो हो सकता है ऑनेस्टली पहले लिया हो, फिर बाद में उसका मित्र भूल गया कि उससे लेना है बुक मेरे को, वो भी भूल गया, इसने ये जब इसको याद आया तो ये डिसऑनेस्टली वो उसको अपने पास रख लिया, किताब को लौटाया नहीं, तो इसको बोलेंगे डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसका पनिशमेंट है एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और बोथ। अच्छा, इलस्ट्रेशन से समझेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है चोरी में और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में। तो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ए टेक्स प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी लेता है बिलोंगिंग टू जेड का प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड पोजीशन से ले लेता है, ठीक है, इन गुड फेथ है, वहाँ डिसऑनेस्टली लेता है, इन बैड फेथ, शुरू में ही बैड फेथ लेगा तब चोरी होगा, यहाँ गुड फेथ में शुरू में ले लिया, बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग टू हिमसेल्फ, की प्रॉपर्टी उसका है ऐसा सोच करके पहले वो लिया, ए ने एक सामान को जेड से ले लिया। उसके बाद ए इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तो थेफ्ट नहीं है क्योंकि बिलीविंग इन गुड फेथ लिया कि हम मेरा ही है तो ले लिया। बट इफ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, अरे फिर ए को लगा कि नहीं ये तो मेरा सामान नहीं है, और डिसऑनेस्टली एप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी, एप्रोप्रिएट्स मतलब यूज करना, मिस एप्रोप्रिएट्स मतलब गलत यूज करना, तो एप्रोप्रिएट्स मतलब उसका यूज कर लिया प्रॉपर्टी का टू हिज ओन यूज, सॉरी, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो वह गिल्टी है, मतलब शुरू में ऑनेस्टली लिया था फिर डिसऑनेस्टली अपने पास रख लिया, तो वो डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का दोषी है जिसका सजा मात्र 2 साल है। और यदि वो डिसऑनेस्टली विथ इंटेंशन ले लेता है किसी वस्तु को और बिना उसको बताए, विदाउट परमिशन ऑफ द कस्टडियन, ऑनर की जरूरत नहीं है, कस्टडी पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी में है, उसके बिना परमिशन के, तो वो हो जाएगा चोरी, और उसके लिए कम से कम 3 साल सजा, घर में चोरी 7 साल सजा, चोरी विथ मीन्स डेंजरस वेपन तो उसका सजा है 10 साल सजा, और चोरी इन नाइट एट हाईवे मीन्स विथ प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट, जब हाईवे होता है लाठी डंडा कम से कम लिया आ रहा होगा ना, तो उसकी सजा है 14 साल। तो इस तरह से चोरी का अलग अलग है, लेकिन डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का सजा है 2 साल। बी देखते हैं दोस्तों, बी एग्जांपल, ए बीइंग ए फ्रेंडली टर्म विथ जेड गोज इनटू जेड्स लाइब्रेरी, ए बी का ए जेड आपस में दोस्त है, तो ए ने जेड के लाइब्रेरी में गया, इन जेड्स एब्सेंस, जेड्स के एब्सेंस में गया, आपस में दोस्त है तो, एंड टेक्स ए बुक विदाउट जेड्स एक्सप्रेस कंसेंट, बिना उसके कंसेंट से बुक ले लिया। Here, if E was under impression that he had Z's consent, यदि ये इस इम्प्रेशन में है कि उसके पास जेड ने इम्प्लाइड कंसेंट दिया है टू टेक द बुक फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग, मेरा दोस्त ही है तो उसका इम्प्लाइड कंसेंट हुआ, फिर दे दूंगा उसको कोई आपत्ति नहीं होगा, क्यों तो पूछता है क्यों ले लो आप फिर रख दो, कोई आपत्ति मुझे नहीं है, पिछला बार ऐसा बोला था तो इस बार भी यही इम्प्लाइड कंसेंट है। ये हैज कमिटेड थेफ्ट, इम्प्लाइड विदाउट
अंडर द इम्प्रेशन दैट ही हैड इम्प्लाइड, मतलब ये इम्प्रेशन ये अपने मन में सोच लिया है कि उसके इम्प्लाइड कंसेंट है। इम्प्लाइड एक्सप्रेस क्या होता है, यदि इशारा से बोला तो इम्प्लाइड हुआ, यदि लिख के बोल के कुछ बोला कुछ कहा तो वो हो गया एक्सप्रेस्ड। तो इम्प्लाइड कंसेंट है, वो ऐसे मन में सोच लिया, लेकिन वो बिना पूछे उससे ले लिया। हैड कमिटेड थेफ्ट, तो थेफ्ट कराया, डिस ऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, या नहीं होगा उसको 3 साल सजा मिलेगा। बट इफ ए आफ्टरवर्ड सेल्स द बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट, तो ए क्या किया, उसको अपने बुक को बेच दिया ओन बेनिफिट में, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो वो क्या हो गया, ही इज क्या डिस ऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन के भी वह दोषी हो जाएगा। चोरी का भी दोषी होगा और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का भी दोषी होगा। चोरी का सजा 3 साल और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का 2 साल, तो 5 साल का सजा मिलेगा उसको। ए बीइंग ज्वाइंट ओनर ऑफ ए हाउस, ये क्या है, ज्वाइंट ओनर है हाउस का। ए टेक्स हिज हॉर्स आउट ऑफ बी पोजीशन, तो ए और बी ज्वाइंट ओनर है हॉर्स, घोड़े का, हाउस का नहीं घोड़े का, और ए घोड़ा बी के पोजीशन से ले जाता है। ए इंटेंडिंग टू यूज इट, कि मैं यूज करूंगा, दोनों मालिक हैं तो आज मैं यूज करूंगा। हियर ए हैज ए राइट टू यूज द हॉर्स, ही डज नॉट डिसऑनेस्टली मिस appropriate it, but if A sells the horse, लेकिन ये यदि बेच देता है तो and appropriates the whole proceeds, मतलब पूरे अमाउंट को रख लेता है to his own use, he is guilty of an offense under this section, मतलब वो क्या कर दिया, dishonest misappropriation of property कर दिया, of movable property को सिर्फ dishonest misappropriation कर सकते हैं सिर्फ movable property पे, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। तो उसने उसका सजा हो जाएगा उसको 2 साल और फाइन और बोथ। चलो उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ए टाइम फॉर ए टाइम ओनली ए मिसअप्रोप्रिएशन विथ मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, यदि इस सेक्शन के मीनिंग में करेगा तभी वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहलाएगा। और देखिए दोस्तों, दूसरा है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब यूज तो कर लिया प्रॉपर्टी का, बिना पीछे भी मान लीजिए यूज कर लिया, तो क्रिमिनल हो, क्राइम होगा या नहीं, तो तभी वो पहले क्राइम होगा तभी वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा। तो क्राइम कब होगा, जब किसी के प्रॉपर्टी का बिना पूछे यूज कर लिया और यह जानते हुए कि उसका प्रॉपर्टी है, तो ये क्राइम है। आप अपना प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, दूसरे के प्रॉपर्टी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप यूज नहीं कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, इसका इलस्ट्रेशन तो हो गया, अब एक और इलस्ट्रेशन है। ए फाइंड्स ए गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड, ए ने गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट मिलता है जो जेड का है, मान लो कि करेंसी मिलता है, पैसा मिलता है, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बैंक इशू करती है, जैसे बैंक का ड्राफ्ट हुआ ना, तो वैसे ही है, तो ड्राफ्ट प्रीपेड है, लेकिन जिसके नाम से उसी के नाम से फायदा है। बियरर ड्राफ्ट है तब तो किसी को भी फायदा है, तो उसमें है बियरिंग ब्लैंक इंडोर्समेंट, लो तो ब्लैंक इंडोर्समेंट तो अपना नाम भरो, ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट टाइप हो गया प्रोमिसरी नोट, अपना नाम भरो, पैसा ले लो बैंक से। ये नोइंग द नोट बिलोंग टू जेड, जानता है कि जेड का है तो जेड का ही नाम होना चाहिए। प्लेजेज इट विथ ए बैंकर एज ए सिक्योरिटी और लोन, तब इसको क्या मॉर्गेज, प्लेज क्या है, प्लेज है एक तरह से मॉर्गेज है, लेकिन मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, प्लेज होता है जो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। इंटेंडिंग एट ए फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट, और ऐसा कहता है इंटेंडिंग एट ए फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट, तो बैंक सिक्योरिटी के रूप में दे देता है और उस पर लोन ले लेता है। तब इसके पास तो है नहीं, तो लोन ले लिया, ये प्रॉपर्टी अपना ढूंढते रहो। ये हैज कमिटेड द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तब भी वह डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का दोषी होगा, 2 साल का सजा और फाइन और बोथ होगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन कहता है दोस्तों कि पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ एनी अदर टेक्स सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट, और उसे अपने रक्षा के लिए ले लेता है। रास्ते में कुछ मिला, सोने का एक बिस्किट मिला, उसको ले लेता है कि मैं इसको रक्षा करूंगा, और ऑफ रोस्टेरिंग इट, या जो उसका मालिक का होगा उसको दे दूंगा। द ऑनर डज नॉट टेक
डज नॉट टेक, ऑर्डर ने नहीं लिया इसको कि नहीं मैं नहीं लूँगा, जब तेरी ईमानदारी के लिए तुझे दे दिया। मिस एप्रोप्रिएट्स इट डिसऑनेस्टली एंड इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो वो गिल्टी नहीं होगा। बट ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस above defined if appropriates to his own use when he knows that he has the means of discovery the honor he knows और has the means of discovery honor कि खोजेंगे तो honor इसका मिल जाएगा। Before he had used reasonable means of discover gives notice to the owner and kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it, है ना। और वो जानता है कि खोजूंगा तो मिल जाएगा, और वो जानता है कि ऑनर रीजनेबल टाइम तक खोजेगा और फिर बाद में उसको नहीं खोजेगा, तो जब तक क्लेम करेगा तब तक कुछ छुपा के रखता है और फिर उसको देता नहीं है, तो वो दोषी हो जाएगा। When the reasonable mean, what is reasonable time in such a case is a question of fact, मतलब एक दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, इसी तरह से होगा और क्या। It is not necessary that finder should know who is the owner of the property, that any particular person is the owner of it. It is sufficient at the time of appropriating it. It does not believe it to be his own property in good faith, believe that the real owner cannot be found. अब कोई रास्ते में आपको घड़ी मिला, आप कोई खो गया किसी घड़ी, आपको मिल गया, आप ले ली, तो कोई दोषी है? तो हाँ, यहाँ बोल रहा है डीएमपी का आप दोषी हैं, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का दोषी हैं। और ऐसे तो बोलते खोया तो किसी का तो कोई अपराध नहीं, आपको मालिक ऑनर को ढूंढना है, थाना में देना है, कहीं देना, वस्तु का आपका अपने यूज में नहीं लाना है। और यदि कोई वस्तु आपके पास है तो वो ट्रस्ट के रूप में आपका है, आप उसका ट्रस्टी हैं, आप उसको देखभाल से कर सकते हैं, लेकिन आप उसका ऑनर नहीं बन गए हैं। तो इसलिए आप यदि यूज करेंगे तो डीएमपी का दोषी पाएंगे। डी से डिसऑनेस्ट, एम से मिसएप्रोप्रिएशन और पी से प्रॉपर्टी का दोषी पाएंगे। अब इलस्ट्रेशन, ए फाइंड से रुपीज ऑन हाई रोड, हाईवे पे 1 रुपया मिला, नॉट नोइंग टू हुम द रुपीज बिलोंग्स, ये नहीं जानता किसका, वो ले लिया, ये पिक्स अप द रुपीज, हियर ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो वो नहीं जान कि किसका है, वो ले लिया। तो 1 रुपया, एक तो 95 सेक्शन क्या कहता है, छोटे छोटे बातों पे केस नहीं होता, कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता, तो 1 रुपया है तो कोई दोषी नहीं है, और हाईवे पे है और सुनसान जगह पे कोई दोषी नहीं है। वही यदि ज़्यादा पैसा है और चलता रोड में है तो जाहिर सी कि भीड़ है, तो वहाँ आदमी को ढूंढो, और वह आदमी को ढूंढोगे तो मिलेगा, तो उसको आप दे दो, नहीं तो डीएमपी का आप दोषी हो जाएगा। अब हाईवे की क्यों चुना? हाईवे क्योंकि डेजर्टेड एरिया में है तो कोई दोष नहीं है आपका, और यदि डेजर्टेड एरिया नहीं है, 1 रुपया है, तो ला में आप दोषी हुए डीएमपी करके नहीं, तो आंसर है इसका यस। चलिए आगे कुछ एग्जांपल इसको देखते हैं। ये फाइंड्स ए लेटर ऑन द रोड, ये क्या कहता है कि एक चिट्ठी पाता है रोड में कंटेनिंग बैंक नोट, जिसमें कि करेंसी है, मान लो 2,000 का 20 नोट है। फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर ही लर्न्स टू हुम द नोट बिलोंग्स। फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर, लेटर में उस जिसका पैसा, उसका एड्रेस लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, डायरेक्शन लिखा है, एड्रेस लिखा है, फोटो भी है, मान लो सब कुछ है, और फिर भी वो पैसा ले लेता है, तो ही एप्रोप्रिएट्स द नोट, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, मतलब डीएमपी का वो दोषी हो जाएगा। ठीक है, रास्ते में कुछ मिलता है तो डीएमपी का आप दोषी हैं भाई, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद दूसरा चलते हैं। ए फाइंड ए चेक पेएबल टू बियरर, ये को एक चेक मिलता है जो पेएबल टू बियरर है, मतलब क्या हो गया कि अपना नाम भरो, बैंक से ले लो। पेएबल टू बियरर नहीं है तो किसी का क्रॉस चेक है तो कोई फायदा नहीं, बैंक अकाउंट में जाएगा, आप पकड़े जाओगे। किसी का नाम लिखा तब भी कोई फायदा नहीं, जिसका नाम है उसी को पैसा मिले। किसी का अकाउंट नंबर कोई फायदा नहीं, जिसका अकाउंट नंबर लिखा है उसी को फायदा होगा। इसलिए दोस्तों आप चेक कभी ब्लैंक साइन करके मत छोड़ना,
हमेशा क्रॉस कर दो, कभी साइन मत करो। साइन करो तो हमेशा किसी न किसी का अकाउंट नंबर उसमें लिख दो। ए फाइंड्स ए चेक पेएबल टू बियरर, ए एक चेक प्राप्त करता है, पेएबल टू बियरर है। ही कैन फॉर्म नो कंजेक्चर सो एज टू पर्सन हु हैज लॉस्ट द चेक, तो वह कोई इस तरह से नहीं क्लू उसको मिलता है कि किसका ये चेक है, बट द नेम ऑफ द पर्सन हु हैड ड्रॉन द चेक अपीयर्स, लेकिन नीचे जो साइन करता है, ड्रॉन कौन करता है बैंक से, जो नीचे साइन करता है उसका नाम अपीयर्स होता है। ये नो दैट दिस पर्सन कैन डायरेक्ट हिम टू द पर्सन इन व्हिच फेवर द चेक बाय ड्रॉन, लेकिन ब्लैक चेक है तो अपना नाम भरेगा, लेकिन इसने साइन कर दिया है तो इसका मोबाइल नंबर, इसका नाम सब कुछ लिखा हुआ है, और वह यह जानता है कि इसके पास यदि फोन किया तो वो बता देगा कि किसका चेक है, जाके उसको दे दो, या मेरे को दे दो मैं उसको दे दूंगा, या उसका एड्रेस बता देगा, या उसको फोन कर देगा वो आके ले लेगा। लेकिन हुआ क्या, तो ए अप्रोप्रिएट्स द चेक, इन चेक को खुद अपने पास रख लिया, विथ अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ऑनर, विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ऑनर, अटेम्प्ट करता तब तो कोई दोषी नहीं होगा, फिर तो बिना उसको ऑनर के डिस्कवर करने का अटेम्प्ट किया, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ डीएमपी। मतलब कोई चीज आप रास्ते में खोया हुआ पाते हो, उसे अपने पास रख लेते हो, तो आप डीएमपी का दोषी हो, जिसका सजा 2 साल, एक्सटेंड टू 2 साल, मैक्सिमम सजा 2 साल, ये 2 साल तक का सजा है, ऐसे बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में। अब डी चलते हैं। ए सीज जेड ड्रॉप सीज पर्स, एक देखता है कि जेड ने अपना पर्स को ड्रॉप कर दिया, विथ मनी इन इट, कि उसमें पैसा है। ए पिक्स अप द पर्स, ये क्या कहते हैं कि पर्स उसका ले लेता है, विथ द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग टू इट टू जेड, जेड को ताकि मैं दे दूंगा, बट आफ्टर व्हाट अप्रोप्रिएट इट हिज ओन यूज, लेकिन देखता है कि जेड भागे जा रहा चला जा रहा तेजी से, उसको ध्यान में नहीं जाता, ये ने अपने पॉकेट में उसको चुपके से रख लिया, तो ये हैज कमिटेड डीएमपी 2 साल का सजा वाला ऑफेंस। अब नेक्स्ट है कि ये फाइंड्स अ पर्स विथ मनी, रोड पे मिला उसको, नॉट नोइंग टू हुम इट बिलोंग्स, वो नहीं जानते किसका ये है, ही आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड इट टू बिलोंग टू जेड, लेकिन बाद में पता चला कि ये जेड का है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह उस पर्स में लिखा हुआ है, कागज ही था, एंड एप्रोप्रिएट्स टू इट टू हिज ओन यूज, अपना यूज में एप्रोप्रिएट कर लेता है। ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, डीएमपी का दोषी होगा, ठीक है, क्योंकि आफ्टरवर्ड क्योंकि ये मिलता है, तो आफ्टरवर्ड डिस्कवर दैट इट बिलोंग टू जेड, तो जेड को जब आपको पता चल गया कि जेड का जब है, तो आप जेड को दे क्यों नहीं दिए, और नहीं दिए तो आप दोषी हैं, इसके लिए तो गिल्टी हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये फाइंड ए वैल्यूएबल रिंग, ये मान लो वैल्यूएबल रिंग क्या होता है, जिसका कुछ वैल्यू, मान लो डायमंड रिंग, गोल्डन रिंग, सोने का रिंग, हीरे का रिंग, मोती का रिंग मिल जाता है, जिसका कि लाखों करोड़ों में वैल्यू है। नॉट नोइंग हुम इट बिलोंग टू, अब पाया मिला तो उसको पता नहीं कि किसका यह है, ये सेल्स इट इमीडिएटली, लो भाई, अब विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ऑनर, ऑनर को डिस्कवर करना है ना, और ऑनर को डिस्कवर नहीं किया, आप बेच दिए इसको, तो ये इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो ये क्या है, गिल्टी है ऑफेंस का अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर वह ऑफेंस के दोषी है। अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन 404, जिसमें कहता है डीएमपी मतलब डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, मतलब आप कोई एक्सीडेंट हुआ, अचानक से लोग मर गया, तो डीएमपी किए हैं, लेकिन डेड बॉडी से लिए हैं आप, डेथ मर गया बेचारा, आप हैं जो सामान लूटने में पड़े हुए हैं, उसके सोने, उसके चांदी, उसके गहने, उसके रुपये, उसके पैसे, उसके यदि अच्छा कपड़ा है तो उसके कपड़े भी, डेड बॉडी से भी आप कपड़े ले रहे हैं, सोने ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, घड़ी ले रहे हैं, जूते उसको चुरा रहे हैं, जो जिसको मिला उसको चश्मे चुरा रहे हैं, तो आपको
मतलब ये डीएमपी तो किए हैं लेकिन डेड बॉडी से किए हैं। तो कहता है कि इम्प्रिजमेंट उसका है एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो कहता है कि अब 3 साल का जेल का सजा होगा, 2 साल नहीं है डीएमपी के लिए। जिंदा व्यक्ति का डीएमपी किए हैं तो 2 साल, अननोन व्यक्ति की किए हैं तो 2 साल, लेकिन मरा हुआ डेड बॉडी से आप निकाले हैं तो इसका सजा है 3 साल। Shall also be liable to fine here. Offender at the time of such person deceased was employed by him as a clerk or servant. The imprisonment extend to 7 years. और लेकिन कहता offender at the time of such person deceased was employed by him as a clerk or servant, है ना। यदि आप नौकर है, मालिक मर गया, आप पूरा प्रॉपर्टी हड़प लिए तो उसका सजा है 7 साल। यदि मालिक है मर गया, उसका प्रॉपर्टी आप ले लिए तो 7 साल सजा है। कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जैसे भी हो, डेड बॉडी है, उसका कुछ पैसा वैसा है वो ले लिए तो उसका सजा मात्र है 3 साल। अब देखते हैं दोस्तों कि इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। जेड डाइड इन पोजीशन ऑफ फर्नीचर। जेड डाइड इन पोजीशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी। जेड मर गया लेकिन उसके पोजीशन में, उसके दुकान में फर्नीचर था और पैसा था। फर्नीचर का दुकान था, सोफा सेट, पलंग, अलमीरा, बहुत सारे वार्डरोब का और भी सामान है, किवाड़, चौकी, चेयर, टेबल, बहुत सारा चीज था, फर्नीचर था। ये बट हिज सर्वेंट ए बिफोर द मनी कम्स इनटू द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू सच पोजीशन, है ना। उसका सर्वेंट है, हिज सर्वेंट ए जो है, बिफोर द मनी कम्स इनटू द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू सच पोजीशन डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएट्स इट, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो उसने क्या किया, उसने 3 साल वाला सजा किया, क्योंकि अब क्या किया कि उसको नौकर है तो अब माल आया या नौकर को बोला कि जाओ वहाँ सोफा सेट डिलीवर कर दो, पैसा उनसे ले लेना, फिर आके मेरे को पैसा दे देना। बोला ठीक है। तो अब पैसा लिया, अब पैसा यहाँ दिया नहीं, या कम पैसा दिया, अब बताया नहीं कि उन्होंने पैसा दिया। पैसा दिया, ले करके भाग गया तो 3 साल बाद सजा। और यदि मालिक मर जाता है, उसके फर्नीचर है कुछ बेच करके पैसे ले लेता है तो उसका सजा 7 साल हो जाएगा। अब कहता है दोस्तों सीबीटी। सीबीटी क्या होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जानते हैं, तो इसके पहले ये जानना पड़ेगा कि आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का डिफिनीशन क्या है दोस्तों, व्हाट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है, तो ट्रस्ट को देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे कि ये ट्रस्ट इज ए फिडुशियरी रिलेशनशिप, यह गुड फेथ का रिलेशनशिप है, इन विच ए ट्रस्टी गिव्स अनदर पार्टी, जिसमें कि एक ट्रस्टी होता है, एक ट्रस्टर होता है। तो ट्रस्टर जो है ट्रस्ट देने वाला, गिव्स अनदर पार्टी नोन एज द ट्रस्टी द राइट ऑफ होल्ड टाइटल टू प्रॉपर्टी और assets for the benefit only, for the benefit of the trustee। लेकिन उसका ऑनर नहीं होता, उसका पोसेसर होता है। देखिए, द पर्पस ऑफ ट्रस्ट इज लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ और इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, इज फ्रॉडुलेंट, involves imply the injury of the person or property to another. The court regarded the immoral put to the public policy। तो ट्रस्ट में immoral नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, प्रोविडेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, अपोजिट टू द नेचर नहीं होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए।
ट्रस्ट का और दूसरा मीनिंग देते हैं, ए ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन अनेक्स्ट टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ऑब्लिगेशन है जो ओनरशिप से जुड़ा हुआ है। एंड राइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो एक विश्वास का मतलब रिश्ता है। रिपोर्ट इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑनर, और ऑनर द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, तो वो अनदर पर्सन के बेनिफिट के लिए दिया जाता है। जैसे अनदर एंड द ऑनर द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो साधारण सी बात है दोस्तों, मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि यदि जैसे लोग की मकान है, मान लो मेरा मकान है, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा एज काफ़ी बूढ़ा हो गया, तो हमने इसको ट्रस्ट में दिया कि जब 10 साल तक रखो, और मान लो कि हम 20 साल जिएंगे तो 10 साल रखो, 10 साल बाद हम बेच देंगे इसको। तो 10 साल उस मकान को रखोगे और आपको उसको किराया, मेंटेनेंस वगैरह सब करना है, और आप हमको इसका किराया वगैरह वसूल करके सब दोगे। घर को साले साल वाइट वॉशिंग करोगे, साफ सफाई रखोगे, और सबसे किराया वसूल करके हमें दोगे। आपको इसके बदले में मैं 5,000 दूंगा। तो ये हो गया, आप बिना कोई, मान लो पेपर बना के देते हो तब भी, पेपर न बना के देते हो तब भी, पेपर बना के देते हो तो ट्रस्ट एक्ट के अनुसार बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया ट्रस्ट की अथी दे दिया, आप क्या दे दिए, मकान दिए, ट्रस्ट में दिए। या कोई जमीन है वो दिए कि इस पर मंदिर बनाओ, आप लोगों को मंदिर में पूजा पाठ करो, अच्छी चीज कीर्तन भजन सिखाओ, लोगों को सद्गुण दो, और अब जब चाहे तो मैं अपना जमीन वापस ले लो, मुझे मांगू तो मैं दे देना, तो वो जमीन ले लेता है, तो हो गया ट्रस्टी। तो ट्रस्टी कभी ऑनर नहीं होता, ट्रस्टी बेनिफिशियरी होता है, ट्रस्टी यूज करने वाला होता है, ट्रस्टी के पास जमीन का कस्टडी होता है। लेकिन आजकल क्या बहुत फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, कि वह जमीन को अपना लेना चाहता है, तो वह अपना लिए। ब्रीच मतलब क्या, ब्रीच मतलब वायलेशन कर दिया। क्रिमिनल ब्रीच मतलब क्या, आपराधिक वायलेशन हो गया ट्रस्ट का। ट्रस्ट कहता है मीनिंग विश्वास का वायलेशन कर दिया, तो उसी को बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि उसने ऐसा किया। तो यह है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द criminal breach of trust, the whoever being in any manner trusted with property, विश्वास में दिया कि ये प्रॉपर्टी लो, आप 100 साल तक इसको यूज करो, गरीब हो, मेरा बहुत सेवा कियो, खाओ पियो, ऐसा करो। या आप साधु संत महात्मा आदमी हो तो इसमें छोटा मोटा मंदिर बना लो, बाकी इसकी खेती आएगा, लोगों को इससे आप कल्याण करना, अपना जीविका उपार्जन करना, लेकिन आप इसके मालिक नहीं होगे फिर। तो whoever being in any manner trusted with प्रॉपर्टी को ट्रस्टेड दिया गया किसी को भी, विथ एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, किसी भी तरह से उस पर मतलब कब्जा हो, या उस पर पोसेशन हो, या उसका साले साल आप मतलब लीज पट्टा खा रहे हो। और बाद में क्या किया, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स कर लेता है, तो हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उस जमीन को ही अपने नाम कर लेता है, हो जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इंडिया में मठ जितने भी है ना, मंदिर मस्जिद का, वो सब है ट्रस्ट में, और जितने भी मंदिर मस्जिद का मठाधीश हैं, पुजारी, वो ट्रस्टी हैं। और ट्रस्टर कौन है, उसका ऑनर होता है, और जो कि 200-400 साल पहले दिया है। आजकल उनके यदि पोते पोती मांग रहे हो जमीन को, तो वो देता नहीं है, वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लिया है उस प्रॉपर्टी को। ये चल रहा है, हम नहीं कह सकते 100%, लेकिन 90% तो बोल सकता हूँ कि यही चल रहा है। और इसका कोर्ट में बहुत सारा केसेज लंबित है दोस्तों। कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, वो अपना यूज में कन्वर्ट कर लेता है दैट प्रॉपर्टी। और dishonestly uses or disposes of that property in violation of direction of law prescribing the mode in which such trust to be discharged। और ट्रस्ट का क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा, ट्रस्ट का क्या बनेगा, पेपर बनेगा। उस पेपर के
जो बना है उसमें जो लिखा उसका वायलेशन करते हुए, ट्रस्ट एग्रीमेंट का वायलेशन करते हुए उस प्रॉपर्टी को बेच दे, उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट यूज कर ले, तो ये सब क्या हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसको भी, मतलब ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है तो, या एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना है, ही हैज मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट willfully suffers any other person to do commit criminal breach of trust। तो वो यदि वायलेशन किसी चीज का करता है तो कहा जाता है कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। उसने क्या किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अब एक्सप्लेनेशन 2 है, उसको आप इलस्ट्रेशन को देखें तो अच्छा से समझ आ गया। ए बीइंग एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन, ये क्या करता है कि एग्जीक्यूटर है, एक बिल क्या होता है, वसीयत जानते हो आप, आपका यदि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पुत्र भी हैं तब भी, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपके कोई संतान नहीं है, तब उस केस में आप अपना संपत्ति किसी को भी दे सकते हो, और लिख दो, 2 गवाह का साइन होगा, और लिख करके 2 गवाह का साइन लेकर के, और उसको आप अपना भी साइन दो, 2 गवाह का साइन दो, आप कि हम अपना संपत्ति जब हम इसको आदमी को देना चाहते हैं अपने जिंदगी के बाद, यदि अपने जिंदगी के बाद दोगे तभी वो विल या वसीयत बनेगा, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं उसको, लेकिन लिविंग विल नहीं होता वसीयत, कि हमारे जिंदा रहते हुए किसी को प्रॉपर्टी दे देता हूं तो इनवैलिड करार होता है वो। तो ए बीइंग एग्जीक्यूटेड टू द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, है ना, कि मेरे नाम से किया, वो मर गया, तो डिसऑनेस्टली डिसोबे द लॉ व्हिच डायरेक्ट्स हिम टू डिवाइड द इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द विल। अब विल में 2 आदमी को मान लो लिखा हुआ है, तो एंड एप्रोप्रिएट देम टू हिज ओन यूज, वो अकेले ही ले लेता है, सब हड़प लेता है, ही हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और एक दोस्तों देखो, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं दोस्तों, लेकिन मेरा वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, कोर्ट में आता जाता हूं, मेरे को तजुर्बा मिलता है, तो उसके तजुर्बे के अनुसार, अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ आपको। यदि ट्रस्ट क्या बोलते हैं, विल है, विल किया गया और मर गया, विल जो किया है वो वसीयत करने वाला मर गया, और उसको जिसके नाम से वसीयत किया है उसको, वो जिंदा तो रहेगा तब ना प्रॉपर्टी लेगा, और उसको मिल गया कि ये पेपर ऐसा उन्होंने लिख के गया था, उसके बक्से से निकाला तो मिल गया, या पेपर लिख के गया था इसको दे दिया तो अभी मिला कि मर गया तो अभी प्रॉपर्टी मेरा हुआ, लेकिन मरने से पहले नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि उसको प्रोबेट डिक्लेयर कराना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से कि मैं इसका ऑनर हूँ, तो प्रोबेट डिक्लेयर कराता है कि मैं इसका ऑनर हूँ, और तभी वो उसका ऑनर होता है। ये अब कानून है, निश्चित तौर पे कराना है उसको 100% है, तो वो बोलता है कि ये वसीयत जो है सही है, और जो डिसीज्ड का सिग्नेचर है, 2 विटनेस का सिग्नेचर है, उस जिंदा रहेगा तो उसको बुलाएगा, और नहीं जिंदा है तो उसको सही माना जाएगा कि इसको नोटिस देगा कि किसी को ऑब्जेक्शन है तो आकर के अपना कोर्ट में बोले, न्यूज़पेपर वगैरह में नोटिस देगा, नहीं ऑब्जेक्शन है तो प्रोबेट डिक्लेयर कर दे कि विल इज वैलिड एंड सो एंड सो पर्सन इज द नाउ ओनर ऑफ द सेड प्रॉपर्टी। तो ये हैज कमिटेड, और लेकिन यदि इसके गड़बड़ किया, प्रोबेट डिक्लेयर नहीं करा, तो भी सीबीटी प्रोबेट डिक्लेयर करा के ही लेना है, और नहीं तो वह डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाएगा। और यदि 2 व्यक्ति का है 50-50 तो दोनों लेगा, यदि एक लिया तो हो जाएगा फिर सीबीटी। सी मतलब क्रिमिनल, बी मतलब ब्रीच, और टी मतलब ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये इज ए वेयर हाउस कीपर, ये क्या है, स्टोर का मालिक है। जेड गोइंग ऑन ए जर्नी, और जेड क्या है, जर्नी में जाता है ना, नहीं, ये इज ए वेयर हाउस कीपर है, ऑनर थोड़े है, मतलब एक स्टोर का कीपर है, मतलब दरवान है, गेटमैन है, और या स्टोर कीपर है ना, स्टोर कीपर क्लर्क है, जो स्टोर उसके देख रेख में है। जेड ऑनर है, जेड
ए क्या है, ए क्लर्क है स्टोर का, और जेड क्या है, जेड उसका ऑनर है। जेड क्या है, जेड इज द ऑनर, और एक जर्नी भी रहता है और फर्नीचर को बोलता है कि तुम देख रेख करो। तो फिर होता क्या है कि अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स shall be returned to the payment of estimated sum of warehouse room। और कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इट shall be returned to the payment ऑन पेमेंट देगा तब सो किसी दूसरा को वो आप देना, फर्नीचर या जो भी सामान है उसमें स्टोर में वो देना। और ये ने बेच भी दिया, ये सेल्स द गुड्स। और तो क्या किया, वो सीबीटी किया या नहीं किया दोस्तों, सीबीटी उसने कर दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, ए इज रेसाइडिंग इन कोलकाता। ठीक है भाई, कलकत्ता पहले वाला अब हो गया है कोलकाता। इज एजेंट ऑफ जेड, इज एजेंट फॉर जेड या एजेंट ऑफ जेड भी कह सकते हैं। रिसाइडिंग दिल्ली, मालिक दिल्ली में है और एजेंट उसका ए जो है कलकत्ता में है। देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड जेड दैट ऑल द सम्स रिमिटेड बाय जेड टू ए शैल बी इन्वेस्टेड बाय ए अकॉर्डिंग टू जेड्स डायरेक्शन। जेड उसको पैसा भेजता है, बिजनेस मान लो है तो बिजनेस यहाँ भी है, तो अपने एजेंट को पैसा भेजता है दिल्ली से कलकत्ता में। तो जेड रिमिट्स 1 लाख रुपीज, ए लाख रुपीज, 1 लाख होना चाहिए है ना, ए लाख भी चलेगा, रुपीज टू ए। और जे ने क्या किया कि देता है 1 लाख रुपया ए को, विथ डायरेक्शन ए टू इन्वेस्ट द सेम इन कंपनीज पेपर, की इससे इतना पेपर 1 लाख का खरीद लेना। ही डिसऑनेस्टली डिसअवे द डायरेक्शन एंड अप्लाई द मनी इन हिज ओन बिजनेस, और अपना यूज में कर लेता है, अपना बिजनेस में उसको खर्च कर देता है। ये हैज कमिटेड द सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब वो जो पैसा दिया था उस पर सोचना, आप वहाँ एम्प्लॉय था, एजेंट था तो एजेंसी था या नहीं था, एम्प्लॉय था तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नहीं था, उस पर नहीं जाना है आपको। आपको सिर्फ इस पॉइंट पे जाना था कि उसका एजेंट है, मान लो नौकर है, एजेंट है, कुछ भी है, एम्प्लॉय है, कुछ भी है, और वो जो पैसा दिया उसका कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट था क्या, तो नहीं था। क्या था, ब्रीच था, ये था ट्रस्ट था। मेरा एम्प्लॉय है तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा होगा, 1 लाख दिया हूँ तो ये पेपर खरीदना, इतना दिया हूँ तो ये करना, तो वो खरीदा पेपर नहीं है, वो अपना बिजनेस में लगा दिया, तो एक हो गया सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चलो डी चलते हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे खांसी हो रखा है इसलिए सब बीच बीच में खांसी आता है। But if A in the last illustration did not dishonestly, but in good faith, believing that it will be more for Z advantage to hold share in the Bank of Bengal and disobey Z direction and buy share in the Bank of Bengal for Z। अच्छा, शेयर कहता है बैंक ऑफ बंगाल का जेड के लिए खरीद लेता है शेयर, किया जेड के लिए पेपर खरीदूंगा तो कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी हो रहा है और हो जाएगा, तो गुड फेथ में किया। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग कंपनीज पेपर हेयर थॉट जेड शुड सफर लॉस एंड शुड बी इंटाइटल्ड टू ब्रिंग ए सिविल एक्शन अगेंस्ट ए on account of that loss, yet A not having acted dishonestly and had not committed criminal breach of trust। तो और क्या किया कि उसमें लगा दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ बाइंग कंपनी पेपर थॉट जेड शुड सफर लॉस एंड शुड इंटाइटल टू ब्रिंग ए सिविल एक्शन अगेंस्ट ए ऑन अकाउंट ऑफ दैट लॉस एट ए हैव नॉट। तो ए ने क्या किया, वो खरीद लिया, क्या खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, शेयर मार्केट में भी पड़ा हुआ भाई, खरीद लिया और उसको लॉस हो गया, तो वह सीबीटी का केस नहीं ला सकता क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया, विश्वास भंग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि विश्वास भंग के लिए डिसऑनेस्ट होना जरूरी है। उसने क्या किया है कि गुड फेथ में काम किया है, तो लॉस जो हुआ उसके लिए उस कंपनसेशन के लिए
सिविल केस कर सकता है। अब चलो फिर से डिफिनीशन में चलो कि whoever being in any manner interested with the property, ठीक है, यहाँ interested with the property था, with dominion over it dishonestly misappropriates, dishonestly वर्ड तो वहाँ गायब हो गया, dishonestly वर्ड तो वहाँ गायब हो गया, dishonestly वर्ड कहाँ है, वहाँ है नहीं है, तो इसलिए वहाँ डिसऑनेस्टली नहीं है, ऑनेस्ट इंटेंशन से किया, इसलिए सीबीटी नहीं हो गया। However, he can bring suit for compensation. Now E चलिए, ए रेवेन्यू ऑफिसर, ए क्या है, एक रेवेन्यू ऑफिसर है, इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक मनी, वो क्या है, उसको पब्लिक मनी मिलता है, पब्लिक का पैसा दिया जाता है। ए रेवेन्यू ऑफिसर है और उसको रेवेन्यू ऑफिसर तो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा ना, रेवेन्यू ऑफिसर क्या है, सर्किल अफसर भी है, रेवेन्यू ऑफिसर एक रेवेन्यू ऑफिसर भी अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, रेवेन्यू ऑफिसर एक कलेक्टर भी है, डिप्टी कलेक्टर भी है, डीएसएलआर भी है। तो रेवेन्यू ऑफिसर है वो जैसे पहले जमींदार होता था ना, उसी तरह से रेवेन्यू ऑफिसर है, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट बोलती है उसको रेवेन्यू कलेक्ट करो, है ना, पब्लिक मनी इधर डायरेक्शन बाय लॉ एंड इज इधर डायरेक्शन बाय लॉ और बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और अप्लाइड विद द गवर्नमेंट टू पे इट इनटू सर्टेन ट्रेजरी, और उसको क्या फिर बैंक में इतना इतना अकाउंट में पब्लिक मनी को गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना है, सो अकाउंट में उसको जमा करना है। लेकिन क्या करता है, ये डिसऑनेस्टली एप्रोप्रिएट्स द मनी, ये क्या करता है, ये डिसऑनेस्टली एप्रोप्रिएट्स द मनी, वो डिसऑनेस्टली उसको एप्रोप्रिएट कर लेता है, तो ये हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और ये क्या अपना यूनिट में ले आता है, ट्रेजरी में जमा नहीं किया, या जो भी है बैंक अकाउंट नंबर जो दिया गया उसमें जमा नहीं किया, तो ये क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। नाउ ए कैरियर इज इंटरेस्टेड बाय जेड, ये क्या है, एक कैरियर है, कैरियर मतलब अरे मतलब टाटा 3 टन, टाटा 4 टन, स्वराज माजदा 3 टन 6 टन, मतलब एक जिसमें एक पैसेंजर गाड़ी नहीं है, वो कैरियर गाड़ी है, उसमें गुड्स जाता है, तो ये एक कैरियर है, इज इंटरेस्टेड बाय जेड विथ प्रॉपर्टी टू कैरिड बाय लैंड और बाय वाटर। अच्छा, कैरियर है मतलब एक प्रॉपर्टी को खाली ले जाने लाने का काम करता है, वो कैरियर यहाँ बोला गया है। जेड के द्वारा बोला कि सो प्रॉपर्टी को लैंड से वाटर से मतलब इलाहाबाद से कलकत्ता ले जाओ, और वो क्या किया, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी, ये हैज कमिटेड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और वो अपना घर लेके चला गया, बीच रास्ते से कहीं घर लेके चला गया, अपलोड कर गया, तो ये हो गया सीबीटी, सीबीटी उसने कर दिया भाई। अब सीबीटी कोई किया है, सीबीटी कोई किया है तो उसका पनिशमेंट क्या होगा, तो पनिशमेंट फॉर सीबीटी, तो whoever commits CBT shall be punished with imprisonment for a term which will extend to 3 years, मात्र 3 years है। डीएमपी का भी, डीएमपी का 2 years, डीएमपी का 2 years, अब विथ फाइन और विथ डीएमपी का देख सकते हैं कितना है, डीएमपी का 2 years। मृत व्यक्ति का करता है तो 3 years, और क्लर्क यदि मृत व्यक्ति करता है तो 7 years, और नॉर्मल डीएमपी है तो 2 years, नॉर्मल डीएमपी है तो कितना है 2 years, डीएमपी 2 years, सीबीटी 3 years, मृत व्यक्ति का करता है तो 3 years, मृत व्यक्ति का क्लर्क करता है डीएमपी तो 3 years। चलो 407 देखते हैं कि सीबीटी ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, अरे कैरियर के द्वारा किया गया तो ज्यादा है भाई, 7 years। जैसे आपने सामान खरीदा, बोला कि चल मेरे घर ले चल, और एक बार मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ, दोस्तों उसका रेफ्रिजरेटर था, वॉशिंग मशीन था, और कूलर था, और कुछ सामान था, ये क्या बोलते हैं जो खाना गर्म करते हैं वो वाला था, तो माइक्रोवेव ओवन था, और वो फिर रिक्शा वाला मिला ही नहीं, ये ढूंढते रह गया कहाँ गया कहाँ गया, वो आगे चला गया, मोटरसाइकिल से अपना घर आया तो घर आया ही नहीं, उसका नंबर भी नहीं था, कुछ नहीं था,
तो यहाँ बोलता है कि क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट सीबीटी यदि कैरियर द्वारा किया गया है तो 7 साल तक सजा होगा प्लस फाइन होगा। whoever being interested with property as a कैरियर मतलब एक जगह से दूसरे जगह, वारफिंगर मतलब जहाज से ले जाए या वेयर हाउस कीपर कहीं ले जाए, कैसे भी हो कि वेयर हाउस कीपर मतलब एक स्टोर करो इस शिप में, फिर अगला जगह पर हम अपलोड कर देंगे, या यहाँ पर स्टोर करो, बस से जाएगी, ट्रक से जाएगी, दूसरा जगह अपलोड कर देंगे। तो वेयर हाउस कीपर भी कमिट्स क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी तो 7 साल सजा होगा। तो कैरियर यदि करता है दोस्तों सीबीटी तो उसका सजा है 7 इयर्स। सीबीटी ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, अरे बाप रे बाप, सीबीटी करता तो है लेकिन करता कौन है? क्लर्क और सर्वेंट करता है। तो उसका तो उसमें भी ज्यादा सजा था, 1 साल ज्यादा था डीएमपी में। नॉर्मल व्यक्ति करता है तो डीएमपी नॉर्मल व्यक्ति मृत का करता है तो कहता है कि 3 साल, और यदि मृत व्यक्ति का उसका क्लर्क डीएमपी करता है तो बोलता था कि 7 साल। तो यहाँ भी वैसे होगा, यदि क्लर्क सीबीटी करता है तो 7 साल प्लस फाइन। अरे भाई, क्लर्क सीबीटी या सर्वेंट करता है, घर के नौकर, घर का क्लर्क है ना, तो उसका सजा 7 ईयर्स है दोस्तों, ज्यादा है, ज्यादा है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट करता है तो वो भी सीबीटी कहलाएगा, तो उसका सजा 7 ईयर है। इसलिए कोई घूस लेता है तो उसका सजा भी 7 ईयर, क्योंकि वो भी सीबीटी हुआ, गवर्नमेंट के पैसा को आपने रख लिया तो उसका सजा है 7 साल। घूस मतलब एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट के नाम पे आप लिए हो ना, तो गवर्नमेंट के जाने दो, एक्स्ट्रा हो, कम हो, ज्यादा हो, लॉस होगा तो गवर्नमेंट को, ज्यादा होगा तो आप रख लोगे, तब उसका भी सजा 7 ईयर्स है। सीबीटी बाय क्लर्क और सर्वेंट 408 में भी लिखा है 7 ईयर्स, और वहाँ एंटी करप्शन एक्ट 1989 में भी है 7 ईयर का सजा है दोस्तों, 7 ईयर का। चलिए 409 सीबीटी कौन किया भाई? यहाँ पब्लिक सर्वेंट कर दिया है, वही बैंक के स्टाफ कर दिया, बैंकर बैंक का स्टाफ, मर्चेंट एजेंट, मर्चेंट आपको एजेंट कर दिया है। अरे भाई तब तो बड़ा खतरनाक चीज हो गया भाई। क्या क्या कैपेसिटी ऑफ सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कर दिया, गवर्नमेंट सर्वेंट कर दिया है ना, बैंकर कर दिया हो, मर्चेंट कर दिया हो, फैक्टर कर दिया हो, ब्रोकर कर दिया, दलाल कर दिया हो, अटॉर्नी कर दिया हो, अटॉर्नी कर दिया, एजेंट कर दिया, कमिट्स सीबीटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज हाईली पुनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ए इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ विथ इम्प्रिजमेंट इन द डिस्क्रिप्शन टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स। तो उसकी सजा और ज्यादा है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लर्क का सर्वेंट किया था 7 साल, सरकारी सर्वेंट किया है गवर्नमेंट सर्वेंट तो उसका सजा है 10 साल। बैंक का क्लर्क, ब्रोकर, अटॉर्नी या एजेंट किया है तो उसका सजा है 10 साल। चलिए दोस्तों, अब है अगला सब चैप्टर है छोटा सा कि रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अरे भाई, स्टोलन प्रॉपर्टी आप रिसीव करोगे तो चोरी तो बढ़ता ही जाएगा। कोई स्टोलन प्रॉपर्टी कहाँ से लाओ, जब तक इसका रसीद न दोगे, जब तक ये नहीं साबित करोगे इसका तुम ओनर हो, तब तक मैं नहीं लूंगा, जैसे जापान में होता है। तो क्या होगा, चोरी बंद होगा। जापान में दरवाजा नहीं होते घर में दोस्तों, दलान में दरवाजा नहीं होते, पार्किंग में दरवाजा नहीं होते, कोई सामान वहाँ चोरी नहीं होता है। पुलिस को कोई ज्यादा वहाँ कमाई नहीं है, कोई ज्यादा वहाँ ये नहीं है, सॉरी, पुलिस का कोई ज्यादा रोल नहीं है वहाँ दोस्तों। तो कहता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है भाई? तो अरे जो चुराया हुआ प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी पोसेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, है ना। तो स्टोलन प्रॉपर्टी बाय एक्सटॉर्शन, थेफ्ट से चोरी से लाए हो, या एक्सटॉर्शन से लाए हो, रबड़ी से लाए हो, डकैती से लाए हो। डकैती यहाँ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि रबड़ी यदि 5 लोग किया तो डकैती हो गया। एनी प्रॉपर्टी व्हिच हैज बीन क्रिमिनली मिसएप्रोप्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच सीबीटी हैज बीन कमिटेड इज डिनाइनेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी। तो उसको बोलेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी।
whether the transfer has been made or misappropriated. और ट्रांसफर किया गया है या मिसअप्रोप्रिएशन CBT has been committed with or without India, but such property subsequently come into the possession of person illegally entitled to it, possession thereof, it has ceased to be a stolen property. मतलब जब तक चोर है किसी को भी दे दे प्रॉपर्टी और रोटेट होता रहे, बाद में वो प्रॉपर्टी यदि मालिक के पास पहुंच जाता है सेफली विदाउट एनी कॉस्ट, फिर उसको कोई ये नहीं ब्लैकमेल करके नहीं देता है, तो वो फिर स्टोलन प्रॉपर्टी तभी सीज होगा, और नहीं तो स्टोलन प्रॉपर्टी वेदर ट्रांसफर हैज बीन मेड कहीं इंडिया में हो या बाहर भी चला गया है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी ही रहेगा जब तक कि वो मालिक के पास नहीं आ जाता। तो स्टोलन प्रॉपर्टी का परिभाषा बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, एनी स्टोलन प्रॉपर्टी का डिफिनीशन दोस्तों 410 में बताता है कि प्रॉपर्टी मतलब एनी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, इमूवेबल को स्टोलन तो होता ही नहीं ना चोरी दोस्तों। अब थेफ्ट वाला परिभाषा में जाओ तो मूवेबल प्रॉपर्टी बोला, तो एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, या तो ट्रांसफर बाय थेफ्ट हो या एक्सटॉर्शन द्वारा हो या रॉबरी द्वारा हो, है ना, तो वो या DMP क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएशन या DMP द्वारा हो, DMP किसी से ले लिए और क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएशन हो, DMP हो या CBT हो। तो क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएशन में क्या है, दो चीज़ है ना, DMP और CBT, तो या CBT द्वारा आया हो तो, और वैसे प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे, वैसे प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो वैसे प्रॉपर्टी के बोलेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, कि प्रॉपर्टी चोरी का हो, एक्सटॉर्शन का हो, रॉबरी का हो, DMP का हो, CBT का हो, उसको प्रॉपर्टी। एक बात बताओ दोस्तों, क्रिमिनल ये इसको कितने भाग में बांटा गया है? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी को दो भाग में, या तो DMP आप कर दो तभी आप गलत तरीके से प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, प्रॉपर्टी को हथियार लिए हो, या आप DMP किए हो, मृत व्यक्ति का जिंदा, सजा अलग बात है, लेकिन या तो DMP किए हो या CBT किए हो, तभी क्या है वो दोनों क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन आपकी हो। DMP और CBT दो चीज नहीं करना है। चलो दोस्तों देखते हैं 411 डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। तो whoever डिसऑनेस्टली, जो कोई भी डिसऑनेस्टली गलत मतलब इरादे से रिसीव्स और रिटेन एनी स्टोलन प्रॉपर्टी, रिसीव करता है या रिटेन करता है कोई भी चोरी का प्रॉपर्टी, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव the same to be a stolen property, जान करके या मतलब कि यह प्रॉपर्टी जो है स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी नाम है लेकिन दोस्तों, लेकिन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी 3 हो गया, CBT और DMP 5 हो गया, 5 तरीके, और एक डकैती भी जोड़ लो 6। यदि 6 तरह का ये प्रॉपर्टी है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, DMP और CBT का प्रॉपर्टी है, तो उसको बोलते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी। या स्टोलन प्रॉपर्टी का आप खरीद रहे हो तो क्या होगा दोस्तों, तो खरीदने कौन बोला था स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने, तो कहता है कि भाई 3 साल का सजा होगा, 3 साल तक का सजा और फाइन और बोथ होगा, है ना। Whoever dishonestly receives or retain any stolen property, knowing or having reason to believe that such seem to be a stolen property, shall be punished with imprisonment of either description of term which may extend to 3 years, जिसका सजा है दोस्तों 3 साल। और जो भी रिसीव करता है स्टोलन प्रॉपर्टी, तो वो उसका पनिशमेंट तो 3 साल है,
या फाइन या बोथ है, लेकिन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको बोलते हैं जिसमें पुलिस हैज राइट टू इन्वेस्टिगेट द केस, और नॉन बेलेबल है मतलब पुलिस है राइट टू अरेस्ट द पर्सन और keep the person into his own custody for 24 hours, thereafter send him to the judge, a judge will thereon send him to the judicial custody, और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, कंफर्टेबल बाय द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन। यदि प्रॉपर्टी जिसका चोरी हुआ है वही चाहे तो समझौता होगा, नहीं तो कोई समझौता नहीं होगा, कितना भी कंपनसेशन दे दो, कुछ भी कर दो। चलो दोस्तों, अब दोस्तों आगे चलो। तो डिसऑनेस्ट रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन कमीशन ऑफ डकैती, लो भाई, और डकैती के लिए यहाँ अलग से ले आया है कि आप रिसीव प्रॉपर्टी करते हो और डकैती वाला है तो उसका पनिशमेंट 3 साल नहीं है। उसका पनिशमेंट 3 साल नहीं है, तो क्या उसका पनिशमेंट नहीं? अरे है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है और आरआई है। आरआई कितना है? तो 10 ईयर्स। ओह माय गॉड, एंड प्लस फाइन। ये तो बहुत खतरनाक है दोस्तों। कहता है कि जिसका आपने डकैती का प्रॉपर्टी लिया, रिसीविंग प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट तो होगा ही, ऑनेस्टली थोड़े लोग हैं, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी ऑफ डकैती, इसलिए ऊपर में डकैती नहीं दिया हुआ था, लेकिन भाई डिफिनेशन में तो दे देता, क्योंकि रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी है। हाँ, तो स्टोलन प्रॉपर्टी में तो डकैती वाला आएगा। तो रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी स्टोलन इन कमीशन ऑफ डकैती, तो कहता है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट है भाई। चोरी वाला ले लेना तो फिर भी 3 साल, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, सीबीटी, डीएमपी वाला ले लो तो 3 साल में छुटकारा है। कहाँ लिखा है दोस्तों? तो ये लिखा है 3 इयर्स। लेकिन यदि आपने लिया है वो प्रॉपर्टी, तब उसका तो कोई छुटकारा ही नहीं है। डकैती वाला लिया है तो उसका तो कोई छुटकारा नहीं है दोस्तों। डकैती वाला लिया है तो उसका लाइफ इम्प्रिजमेंट है। अरे बाय माय गॉड, बहुत ज़्यादा है। Whoever dishonestly receive or retain any stolen property, the possession thereof is no reason to believe having transferred by the commission of डकैती, dishonestly receives from a person which he knows a reason to believe to belong or to have belonged to a gang of डकैत। ये किसका प्रॉपर्टी है? तो गैंग ऑफ डकैत का है ना। Gang of डकैत property which he know has reason to believe has been stolen shall be punished। stolen means with डकैती के साथ लिया गया है तो imprisonment for life और RI 10 years प्लस फाइन। भाई डकैती वाला लोगे तब भी लाइफ इम्प्रिजमेंट है, समझिए। तो 412 तो दोस्तों कम्युनिकेबल होगा ही, नॉन बिलेबल होगा ही, और 412 दोस्तों इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, RI 10 ईयर्स है, कॉग्निजेबल है मतलब पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट द केस, नॉन बेलेबल है, उसको बेल इज एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता ऑन द डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द सेशन और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेज। ट्राइबल और कोर्ट ऑफ सेशन है, नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें कोई आपसी समझौता नहीं कराया जा सकता है। और सेशन ट्रायल है दोस्तों, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। उसके बाद 413 हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, 413 है, इसमें कहता है हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी है। अब बार बार आप स्टोलन प्रॉपर्टी खरीद रहे हो यार, तो whoever habitually receives or deal in
प्रॉपर्टी VC नो रीजन टू बिलीव स्टोलन प्रॉपर्टी पीरियड पर लाइफ, तो उसका 3 साल अब नहीं मिलेगा सजा। तो क्या सजा ही नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा, 3 साल नहीं मिलेगा। सजा कितने मिलेगा? तो सजा मिलेगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उसको आजीवन कारावास होगी। उसका सजा क्या मिलेगा? आजीवन कारावास होगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अरे बाप रे, मतलब डकैती का प्रॉपर्टी लेता है तो उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। और RI फिर इम्प्रिजमेंट, RI नहीं है, 10 ईयर है ना, और प्लस फाइन है। और उसमें क्या था, डकैती का लेता है तो RI 10 ईयर है दोस्तों। RI है ना, देखो RI है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है 10 ईयर। तो दोस्तों हैबिचुअल डीलिंग भी करता है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है दोस्तों। मतलब हैबिचुअल डीलिंग क्या हो गया? पहली बार पकड़ा गया तो 3 साल, दूसरी बार पकड़ा गया तो हैबिचुअल डीलिंग हो गया ना, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 ईयर। तीसरी बार तो भी लाइफ इम्प्रिजमेंट 10 ईयर्स, चौथी बार तब भी कम से कम 10 ईयर्स, तो 5वीं बार तब भी 10 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो सजा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब अरे भाई, आप चोरी के प्रॉपर्टी को छुपाने में मदद कर रहे हो। अच्छा, 413 का देखते हैं दोस्तों कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है और इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स है, फाइन है, प्लस फाइन है, और कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। मतलब इसमें बेल नहीं होगा। कॉग्निजेबल मीन्स पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। ट्राइबल वर्क कोर्ट ऑफ सेशन है, नॉन कंपाउंडेबल है। यदि दूसरी टाइम आपने चोरी का प्रॉपर्टी का डील किया तो तभी तो हैबिचुअल ऑफेंडर का हो गया। ऐसे कोई कहता है कि 5 बार होगा तो पोटेंशियल हैबिचुअल ऑफेंडर, ऐसा नहीं है। 2 या 3 बार में भी आपको हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 413। अच्छा, अब 413 तो हमने देख लिया। 400 कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है दोस्तों, नॉन कंफर्टेबल। 414 देता है असिस्टिंग कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, और उसको छुपाने में आप मदद कर रहे हो, वॉलेंटरली असिस्ट कर रहे हो, छुपाने में या बेचने में, डिस्पोज ऑफ करने में, या मेकिंग अवे विथ प्रॉपर्टी, या उसको किसी तरह से मतलब कुछ और दूसरा चीज़ में कन्वर्ट होने में, है ना, या उसको कहीं और ले जाने में। प्रॉपर्टी VC नो रीजन टू बिलीव टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी है, कहीं ले जाने में, वॉलंटरी असिस्ट करो, छिपाने में, या उसको डिस्पोज ऑफ करने में। तो कहता है कि आप मदद करो छुपाने में, ले जाने में, बेचने में। तो कहता है कि 3 साल का प्रसाद ग्रहण करो, ज़्यादा नहीं, 3 साल का पनिशमेंट है, इम्प्रिजमेंट फॉर 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। अब है दोस्तों 415। 415 में क्या है दोस्तों? 415 में है कि चीटिंग का डिफिनीशन है दोस्तों। तो चीटिंग क्या है? तो चीटिंग है दोस्तों कि whoever by deceiving any person, होता है कोई भी व्यक्ति, डिसीविंग एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को छल के साथ छल करता है, फ्रॉडुलेंटली फ्रॉड मतलब फ्रॉड करता है, छल करता है, फ्रॉड करता है, या डिसऑनेस्ट इंड्यूस या डिसऑनेस्ट बहकाता है, बेईमानी से बहकाता है। और लग गया दोस्तों तो और सब में है, कॉमा जितना भी 20 गो है, जैसे डिसीविंग एनी पर्सन, कॉमा फ्रॉडुलेंटली, कॉमा इंटेंशनली, कॉमा बैड इंटेंशनली, कॉमा मीन्स डिसऑनेस्टली, और लास्ट में डिसऑनेस्टली रहे तो सारे में हो जाएगा। और यदि रहा था डिसीविंग, कॉमा फ्रॉडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टली, तो एंड मतलब डिसीविंग भी प्लस फ्रॉडुलेंटली भी प्लस डिसऑनेस्टली भी। यदि है डिसीविंग,
कॉमा प्रूडेंटली और डिसऑनेस्टली, तो इसका मतलब है तीनों में से कोई एक भी करता है तब भी चलेगा। तो इसमें दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्ड कि यहाँ और है या एंड है। यदि और है तो कोई भी चलेगा, डिसीव करता है तो भी चलेगा, जो भी डिसीव करता है तो चीटिंग हो जाएगा, जो भी फ्रॉड करता है चीटिंग हो जाएगा, जो भी डिसऑनेस्ट पूर्वक बहकाता है किसी को कि ऐसा खरीद दो ऐसा ले लो तो वो भी चीटिंग कहलाएगा। तो और मतलब कोई एक भी है तो चीटिंग कहलाएगा। लेकिन रहता डिसीविंग कॉमा प्रूडेंटली एंड डिसऑनेस्टली, तो तीनों रहना जरूरी है। डिसीविंग भी रहना जरूरी है, प्रूडेंटली रहना जरूरी है, डिसऑनेस्टली रहना जरूरी है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ग्रामर को पढ़ना जरूरी है यदि आप कानून पढ़ रहे हो तो। person so deceived, कहता whoever by deceiving any person prudently or dishonestly induces any the person so deceived, और जो छल जिसके साथ कपट किया गया, जिसके साथ कपट किया गया है। अब दोस्तों इसका क्या है 415 में है चीटिंग, तो इसका हिंदी है छल। यदि कोई व्यक्ति प्रवंचन ना कर, मतलब प्रपंच, छल प्रपंच होता है ना, प्रपंच मतलब डिसीविंग, या कपट पूर्वक, है ना, मतलब प्रूडेंटली या डिसऑनेस्टली बेईमानी से, है ना, इंड्यूसेज मतलब या डिसी धोखा देके या कपट पूर्वक या बेईमानी से, और चीटिंग मतलब छल करना। लिखाएगा देखें, चीटिंग मतलब छल करना। चलो ठीक है, चीटिंग मतलब छल करना। चीटिंग मतलब क्या है, तो चीटिंग का मीनिंग है कि छल करना। चीटिंग का मतलब है छल करना। कोई छल करके, छल तीन तरह से किया जा सकता है, या तो धोखा दे करके, या तो प्रूडेंटली फ्रॉड करके, हाँ, या तो डिसऑनेस्टली बेईमानी करके, मतलब कपट पूर्वक, बेईमानी से या प्रपंच करके। और इसके साथ क्या करेगा, यदि छपट, बेईमानी या प्रपंच करके कोई व्यक्ति बोलता है कि तुम ये प्रॉपर्टी लो, दिस इज द पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी देने के लिए बोलता है ना, टू एनी पर्सन, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन सच प्रॉपर्टी, है ना, या किसी को बोलता है छल या प्रपंच से बोलता है ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो। इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड to do or omit to do anything which would not do or omit he were not so deceived। यदि उसके साथ ऐसा नहीं करता तो उसके साथ वो धोखा नहीं होता, और उसको बोलता है प्रॉपर्टी को देने के लिए। तो which act or omission causes is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat। अब देखना, कोई भी या तो डिसीव करके, या फ्रॉड करके, या डिसऑनेस्ट करके, बेईमानी करके किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी को लेता है, जिससे कि उस व्यक्ति की या तो माइंड को इंजरी होता है ना, हार्म या डैमेज टू द पर्सन इन बॉडी को होता है। क्या 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 चीज को हो सकता है, तो बॉडी को हो सकता है, या माइंड को हो सकता है, या यदि उसके बॉडी में कोई क्या हुआ, हार्म हुआ या डैमेज हुआ, हार्म या डैमेज कुछ भी हो, तो बॉडी में तो डैमेज होगा, हार्म होगा, या माइंड में कोई हार्म हुआ, या रिपुटेशन में कोई हार्म हुआ, या उसके प्रॉपर्टी में कुछ हार्म हुआ, तो वो कहलाता है चीट किया है। क्या किया है, चीट, छल किया है।
ठीक है, तो वो कहलाता है कि इसने छल किया है। अब छल तो किया है, अब रूप बदल कर साधु बन करके छल किया, टीटी बन के छल किया, टीटी है नहीं लेकिन टीटी बन के छल किया, रूप बदल के छल किया बहुरूपिया बन के, तो वो भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहते हैं। तो पनिशमेंट फॉर चीटिंग क्या है, तो बस ज़्यादा नहीं है, 1 साल 1 ईयर। चीटिंग विथ नॉलेज दैट wrongful loss may cause to person whose interest offender is bound to protect, तो उसको होता है 3 ईयर्स, तो उसका ज़्यादा पनिशमेंट है विथ फाइन और विथ बोथ। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया तो उसको भी ज़्यादा है 3 साल। ठीक है दोस्तों, तो इसका कुछ एग्जाम्पल ही देखते हैं। ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी ए सिविल सर्विस, वो बोलता है कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ या IAS हूँ, इंटरेस्टली डिसीव्स जेड, और जेड को इतना घूस दो, एक काम कर दो, पैसा लेके भाग गया। दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे, और उसको लिए मतलब उधार पर दे दो जो कि अभी नहीं है, बाद में पैसा दे देगा, और ले लिया, पैसा दिया नहीं तो चीट कर दिया वो। ये चीटिंग बाय impersonation हो गया, तो 3 साल सजा। A by putting a counterfeit mark on an article intentionally deceive Jed in a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer, thus dishonestly induced Jed to buy it and pay for the article, a cheat, तो ये चीट करता है। अब है C में, A by exhibiting to Jed a false sample of an article intentionally deceive Jed into believing that article corresponds with the sample, thereby dishonestly induces Jed to buy and pay for it। मतलब false sample दिखाता है और बोलता है कि यह ओरिजिनल है, अब बेच देता है, तो क्या हुआ, चीट होगा। A by tendering a payment for an article, a bill on a house with which a keeps no money, A expects that the bill will be dishonored. Intentionally deceive Jed, there will be dishonestly induces Jed to deliver the property, tending not to pay it, a cheat। तो क्या करता है, tendering in payment for an article, a bill on a house which a keeps no money, ये बिल दिखाता है कि देखो ये बिल है और इतना का बिल का मैं पेमेंट करते हैं, ये दे दो मेरे को, और दिया नहीं है पैसा, तो ये क्या है, चीट होगा। ये बाय प्लेजिंग ए डायमंड, प्लेज क्या होता है दोस्तों, मॉर्गेज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। मॉर्गेज क्या होता है, प्लेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कहता है ए बाय प्लेजिंग एंड डायमंड आर्टिकल विच ही नोज आर नॉट डायमंड, वो दे देता है, उसके बदले में लाखों रुपया ऋण लोन ले लेता है, अब भाग जाता है। इंटेंशनली डिसीव जेड एंड देयरबाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेंड मनी। कैसा, तो प्लेज होता है दोस्तों, अब यहाँ पर लिख भी नहीं सकता ना, तो होता है दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और मॉर्गेज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। ये इंटेंशनली डिसीव्स जेड इनटू बिलीव दैट A means to prepay any money that Jed may lend to him, and thereby dishonestly induces Jed to lend him money, A not intending to repay it, और उसको वापस नहीं रिपे करता है और बिलीव सिर्फ दिलवाता है, तो चीट करता है यहाँ पर भी। जी कहता है A intentionally deceives Jed into a belief that means to deliver Jed a certain quantity of indigo plant which he does not intend to deliver, and additionally induces to advance money upon the faith of such delivery। डिलीवर करोगे तो एडवांस दूंगा इतना पैसा, ये चीज, बट एट द टाइम ऑफ obtaining the money tend to deliver the indigo plant and afterward break his contract, does not deliver it, he does not cheat। डिलीवर नहीं किया तो चीट कैसा, डिलीवर कर देता तो चीट हो जाता है ना। भले ही दूसरा सिविल एक्शन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो। अच्छा, A intentionally deceived Jed into believe that A has performed as part of contract made with Jed
which he does not perform, thereby dictionary decides to pay money, ये cheats. ये intentionally deceives Red को to believe that A has performed his age part. अपना A ने हमने पैसा यहाँ से भेज दिया कराची से, आप मुंबई से चावल भेजो, और चावल भेज दिया, पैसा आया नहीं, तो क्या किया? ये चीट किया. The A sells and conveys an estate of B. A, knowing that the consequences of such sale, he had no right to the property, sells mortgage the same, और उसको mortgage कर देता है. Without disclosing the fact of the previous sale and conveyance to B, receives the purchase mortgage of money and A cheats. A sells the conveyance and estate, एक जमीन को दोबारा बेच देता है B को. A know that consequences of sale, he has no right to property. और वो जानता है कि इसको पहले ही बेच दिया हूँ मैं. Sells the सेल्स और मॉर्गेज, जो उसको प्रॉपर्टी को कोई राइट नहीं है, उसको बेच नहीं सकता, उसको मॉर्गेज नहीं कर सकता. विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट प्रीवियस फैक्ट कन्वेंस टू ए, और ये प्रॉपर्टी इसको दे देता है बी को, तो जमीन दे देता है, बेच देता है, तो रिसीव कर दिया यहाँ द मॉर्गेज, और मॉर्गेज मनी ले लिया, या रिसीव्स द मॉर्गेज मनी एंड रिसीव द मॉर्गेज मनी, रिसीव्स द परचेज और मॉर्गेज मनी, पर बेच के ले लिया या मॉर्गेज करके ले, जबकि उसका तो प्रॉपर्टी रहा नहीं. तो यहाँ भी क्या हो गया? चीटिंग हो गया. यदि भेष बदल के चीटिंग करते हो तो हो गया चीटिंग बाय पर्सोनेशन. चीटिंग बाय पर्सोनेशन. Cheat by personation. If cheat by pretending to be some other person, knowing substituting one person for the another, representing that he or any other person is a person other than he or such person really is, commit the offense whether the individual personated is a real or imaginary person. अब देखिए कहता है कि ये चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी ए सर्टेन रिच बैंकर. ये क्या करता है? चीट करता है. ये प्रिटेंड करता है कि मैं एक रिच बैंकर हूँ, बैंक का मालिक हूँ, ऑफ द सेम नेम. ये चीट बाय पर्सनेशन. तो बैंक का मालिक हो तुम, कोई भी इसको पैसा लेन देन बहुत ज़्यादा कर सकता है. बैंक का मालिक है तो आओ मेरे बैंक में इतना दे दूँगा, तुम इतना सोना दे दो, मेरे बैंक में आओ पेमेंट कर दूंगा. ये चीट बाय प्रिटेंडिंग टू बी ए पर्सन हु इज डिसीज्ड. चीट बाय पर्सनेशन, जो मर गया उसके बाद बड़ा मैं वो आदमी हूँ और बहुत सेठ था, बहुत धनी था, तो उसको कोई भी लोन दे दिया, वो भाग गया फिर. तो क्या है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन है. चीटिंग बाय पर्सोनेशन. और पनिशमेंट फॉर चीटिंग है 1 year दोस्तों. चीटिंग विथ नॉलेज ऑफ रॉन्गफुल लॉस मेक आउट टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बॉन्ड टू प्रोटेक्ट. तो उसका जैसे उसका सर्वेंट है, उसका क्लर्क है, तो वो करता है तो 3 साल, क्योंकि वो बॉन्ड टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट, और वही चीटिंग कर रहा है तो 3 साल. पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन तो 3 साल है ना दोस्तों. पनिशमेंट बाय चीटिंग फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन तो 3 साल. चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी तो 7 years. चीटिंग भी कर रहा और बोल रहे प्रॉपर्टी दे दो तो 7 years प्लस फाइन. अब दोस्तों फ्रॉडुलेंट डीड एंड डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी 421 कल पढ़ेंगे, लेकिन 420 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं. कहता है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. हुएवर चीट भी करता है और डिसऑनेस्टली बोलता है कि डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, कि मुझे कोई प्रॉपर्टी कर दो. छल भी करता है, प्रॉपर्टी भी मांग लेता है टू एनी पर्सन, कि मेरे को भर अल्टर कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, होल और एनी प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी. मतलब मेरे को भर मतलब मुझे दे दो प्रॉपर्टी को, मांग ले भी लेता है. एनी थिंग विच इज साइंड और सील विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग लेता है, कोई प्रॉपर्टी मांग लेता है. चीट मतलब एक तो धोखा कर दिया है कुछ और बोलता है कुछ और, या डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कि कोई चीजें मांगा, पैसा मांगा और पैसा देना नहीं है, तो वो क्या हो गया कि चीटिंग हो गया. हुएवर चीट, जो चीट करता है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है द पर्सन टू डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन. और है तो और को मान लो कि हटा दो अभी,
और shall be punished with imprisonment for other discretion of term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो इसका सजा 7 साल है। कोई चीट कर रहा है, छल कपट कर रहा है, धोखा दे रहा है आपके साथ, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन टू डिसीव टू डिलीवर प्रॉपर्टी भी करने के लिए बोल रहा है, तो उसका सजा कितना है? तो उसका सजा 7 साल है। 420 का सजा 7 साल। तो चीटिंग का डिफिनेशन, चीटिंग का क्या डिफिनेशन है? तो चीटिंग का है डिफिनेशन छल करने का कि कोई भी 3 काम करे, या तो डिसीव करे, प्रपंच करे, या फ्रॉड करे। फ्रॉड 415 में डिफिनेशन है। फ्रॉड करता है मतलब कपट करता है या बेईमानी करता है। कोई छल है चीटिंग। छल कब कहलाता है? जब प्रपंच करे, बेईमानी करे या कपट करे। 3 चीज करता है और उसके बाद जिसके साथ यह कपट, छल, बेईमानी या मतलब प्रपंच, छल तो वही गया, उस चीटिंग को छल बोलते हैं। प्रपंच, बेईमानी या कपट करता है उसको क्या करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तरह का likely to cause damage, harm of that person in mind, body or reputation or property is said to cheat। मतलब कोई भी deceiving prudently और dishonestly, है ना, करता है कोई भी व्यक्ति, और ऐसा करने से वह लाइकली टू कॉज एनी हार्म टू एनी बॉडी, या उसके माइंड में, और उसका रेपुटेशन को, या उसका प्रॉपर्टी लाइकली ओनली है, तो ये कहता है कि वो चीट किया, उसके सजा 7 साल है। तो 415 को रीड विथ 420 है दोस्तों। तो रीड विथ यदि लिखना है, ये क्या है? एड टेस्ट, यहाँ लग रहा हो जाएगा, है ना। प्लीज RW मतलब रीड विथ RW 420, रीड विथ 420 नहीं, प्लीज सेक्शन मतलब सेक्शन 420 RW रीड विथ 413। तो यहाँ ए है दोस्तों, 413 ये है ना, चीटिंग, छल का परिभाषा। तो ये है दोस्तों। तो इसको हटा तो कैसा हो जाता है? हाँ, तो प्लीज सेक्शन 420 को रीड विथ करो 413। अरे यार 423 लिखा गया, 413 है ना। तो ये है दोस्तों। चलो दोस्तों, फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 421 से कल देखते हैं। आज हो गया रिकॉर्डिंग 1 घंटा 23 मिनट। ओके दोस्तों, प्लीज़ मेरा मेहनत को आप देखते हो कि कितना मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा मेहनत को सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा यदि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।